जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सल्तनत काल का जो हम लोग वीडियो प्रश्न कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर वो सारे जहाँ जहाँ एग्जाम में पूछे गए उन सारे का यहाँ पर संकलित है, वो करा रहे हैं दोस्तों। और उसी का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, काफ़ी उसको लाभ मिलेगा। और गारंटी है दोस्तों कि यहाँ से आगे प्रश्न नहीं पूछा जाता है दोस्तों, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता तो उसको कॉपी में भी नोट डाउन जरूर कर लें। और चलिए अपना आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था। तो मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो कौन सा फारसी संस्कृति का केंद्र बना था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए लाहौर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ स्वतः को जलाने लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इब्न बतूता ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गौरी है, जो 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हुआ था। तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन है। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो बताना है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो खान, ऑप्शन बी हो जाएगा, खान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा किया था। पूरा करने के पूछ रहा है दोस्तों, शुरुआत की नहीं पूछ रहा है। तो पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यही पूछा था कार्य आरंभ कौन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, पर पूरा इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन है। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन है, ये बताना है। तो बात किया जाए दिल्ली के पहला तुगलक सुल्तान का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का स्थापना की बात किया जाए तो कल्लर ने इसका स्थापना किया था। कल्लर ने इसका स्थापना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बहलोल लोदी, आरआरबी 2004 में ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर बहलोल लोदी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल-बेरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार। अल-बेरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था, ये बताना है। तो अल-बेरूनी ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। अल-बेरूनी का पुस्तक के बाद की किताबुल हिंद अल-बेरूनी का ही पुस्तक है। अब यहाँ मिलान करने का है दोस्तों कि सम्मिलित करें और मिलान बनाना था। निजामुद्दीन औलिया को क्या बोलते थे, तो सूफी संत बोलते थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। मलिक कफूर को क्या बोला जाता है, तो 1000 दिनारी बोला जाता था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी को क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण और दाम राशन ये सब शुरुआत किया था। बाजार नियंत्रण भी इसी ने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को 10 राजवंशों को उखाड़ फेंका। ये जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? सॉरी, बताना है कि निम्न इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पूछा गया कि इसमें से कौन सा शासक जो दास या गुलाम वंश से संबंधित है, तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये बताना है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये बताना है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक खिलजी जो था वो अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंतिम शासक लोदी वंश का पूछता तो इब्राहिम लोदी हो जाता, ऑप्शन ए। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक, तो बहलोल लोदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो ये बाजार नियंत्रण का जो आया, मूल्य नियंत्रण की शुरुआत है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने का भी प्रथा शुरू किया था और वेतन, सैनिकों को जो वेतन दिया जाता वो नगद वेतन भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा का विरोध किसने किया था, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही उलेमा के दखल का विरोध किया था। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलेमा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ये बताना है कि किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो भारतीय गणित का भी किया था, इतिहास और भूगोल का भी किया था, खगोल विज्ञान और दर्शन का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों का, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, ये बताना है। तो अबू रैहान मोहम्मद, याद रखिएगा। अगर नहीं आपको मालूम तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अबुल रैहान मोहम्मद, अबुल रैहान मोहम्मद। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 53वां प्रश्न है कि अल बरूनी के अनुसार अत्यंत यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल था। नीचे का वर्ण में कौन शामिल था, ये बताना है। तो चतुर्वर्ण में धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले या नाविक, मछुआ, ये सब, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? हाँ, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण किताबुल हिंद या अल बरूनी का जो पुस्तक उसी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह हिंद के युद्ध 1108 से 9 में हुआ था, निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुआ था वह हिंद का युद्ध? तो बात किया जाए वह हिंद का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपना अस्थाई सेना रखा था और वही प्रथम सुल्तान बना ऐसा करने वाला। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका
राइट आंसर पहले ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम पर नियंत्रण किए, ये भी ठीक है, नियत किए, वो बात की है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद दिए, वेतन दिया, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है दोस्तों। और लास्ट पढ़ लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधीनस्थ में आना स्वीकार किया था? तो शाहरुख के अधीन कौन था, उसको कुछ वेतन भी देता था दोस्तों शाहरुख को अपना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा खिज्र खान सैयद। खिज्र खान जो था यही शाहरुख के अधीन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। गुलरुखी के उपनाम से कविता कौन लिखा करता था, ये आपको बताना है। गुलरुखी के उपनाम से कविता कौन है? तो सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी था, वो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान से संबंधित असत्य है, ये बताना है। तो पढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों के अयोग्यता के कारण रजिया का उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सही बात है, ऐसा इल्तुतमिश में किया था। अगला प्रश्न है कि 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। तो ठीक है, जनता के सहयोग से ही बना था 1236 में, और 1240 तक ये रही थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है ऑप्शन सी यहाँ पर है कि उसने हफ्स से सरदार मलिक याकूत को नायाब मलिकत के पद पर नियुक्त किया था, ये भी ठीक है। और चौथा ही हो जाएगा, मतलब तीनों ठीक है तो चौथा ही तो गलत होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन से संबंधित असत्य है? इसको पर ज़्यादा गौर कीजिएगा दोस्तों, असत्य पूछा गया। तो उसने 40 चलगानी के संबंधित सामंतों को दमन किया था, ये भी ठीक है, 40 दल को ख़त्म कर दिया था, और बलवन भी जो था वो यही 40 दल में से ही था। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि कानून एवं व्यवस्था पर बहाली किए गए, उसने लौ रक्त की नीति भी अपनाया था, ये भी ठीक है। अगला है कि उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को स्थापना किया था, ये भी ठीक है, यानी कि 1 2 3 मतलब कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक है, डी गलत हो जाएगा, इनमें से नहीं, मतलब कि यही गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली के शासन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो बताना, तो पहले गुलाम वंश आया था, 1 नंबर पर गुलाम वंश हो जाएगा, दूसरा वंश पर खिलजी वंश हो जाएगा, तीसरा वंश पर तुगलक वंश हो जाएगा। तो 1 2 5 यानी कि ऑप्शन बी की ओर गया दोस्तों, ऑप्शन बी की ओर गया, 1 2 5, और उसके बाद खिलजी और फिर लोदी आया, 5 ही शासक थे दोस्तों, वंश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एवं केंद्र सत्ता के अधीन हो गया, ये ही गलत है दोस्तों, ऑप्शन ए ही गलत इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राजस्व की प्राप्ति आर्थिक सावधान व प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथ में केंद्रित किया, ये इसका सही है। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति सूत्रपात किया, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? तुर्कों के राजपूत पराजित करने के लिए कौन सा कारण थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पढ़ते हैं कि उसने समाज का पृथकवाद का एवं अनुवाद होना, ये ठीक है।
असमानता पर अधिकारी जाति व्यवस्था, ये भी ठीक है। अगला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अवनति, ये भी ठीक है। चौथा है कि भारत की शांति और अहिंसा की नीति, ये गलत है। भारत की शांति और अहिंसा की नीति की थोड़े न कारण पराजित हुआ था। ऑप्शन यानी कि 1 2 3, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। गुलाम वंश बताता, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश नहीं आया था। उसके बाद रजिया सुल्तान आराम शाह आया था, तो 1 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश आया था, उसका फिर बेटी आराम शाह आया था। 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है ये बताना है। तो बात की जाए अलाई दरवाज़ा, तो कुतुब मीनार का जो है वो मुख्य दीवार है। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यही था आज का दोस्तों। 66 तक हम लोग पहुँच गए करीब। इसमें 200 और 250 तक ले प्रश्न आएंगे और बहुत सारा पार्ट में आएंगे। और उसको आप लोग, पार्ट छोटा इसलिए करते हैं दोस्तों कि आपको भी मन लगे, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने या फिर समझने में भी दिक्कत हो जाता है। ऐसा छोटा छोटा वीडियो आएगा तो सीखने में भी ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तो अगर आप लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब है, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। चाहे वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।